एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था तो मिश्रा जी ने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन मिश्रा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे पैसे जमा कर इलाज करा पाते। उन्होंने अपने बेटे रोहित को फोन किया। हेलो बेटा रोहित, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। ये सुन रोहित सन रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे, कब आया पापा, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो बस, डॉक्टर ने पूरे 1 लाख मांगे हैं। रोहित नम आंखों से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ नहीं। पापा आप डॉक्टर से कहो कि वह इलाज शुरू करे। मैं अभी पहुंच रहा हूँ और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रोहित हड़बड़ाकर घर आया। अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी माँ पापा के घर जाना है। माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो रोहित, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है। हमें वहां जाना है, 5 स्टार में पार्टी रखी है। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे? और रोहित तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां लगी रहती हैं। नेहा रोहित के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। रोहित ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की लग रही है। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? रोहित ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। मिश्रा जी बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई। पापा मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और रोहित ने अपने पिता के आंसू पूछे और उन्हें एक चेयर पर बैठा दिया। रोहित अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। रोहित जाकर सबसे बड़े डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा लग जाए लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने रोहित को दिलासा दिया, रोहित जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी माताजी को बचाने की। और डॉक्टर कमला जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में कमला जी पूरी तरह ठीक हो गई। रोहित अपनी माँ को अस्पताल से पापा के घर लेकर आया और कुछ दिन रोहित ने वहीं रहकर उनकी सेवा की, लेकिन काम की वजह से उस पर फोन आ रहे थे। तो मिश्रा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ उसके जोड़ों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करे, अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। रोहित ने तब तो हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन रोहित के हाथ में 2 बैग देखकर उसके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा इसमें क्या है, कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, ये सब बैग में आपका सामान है। आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं शहर? नहीं बेटा हम यही सही है, बस तुम हमसे मिलते रहते आना, हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते हो बेटा कि बहू हमें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। मिश्रा जी कहते कहते भावुक हो गए। पापा आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, पर आप दोनों को मैं अब अकेले नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतने जिद करने पर कमला जी और मिश्रा जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर देख नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कमला जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे। तो रोहित मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा यह आपका ही घर है, बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ आइए। और रोहित ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर कमला जी और मिश्रा जी भावुक हो गए। पापा मैंने जब ये घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा लिया था। बेटी का प्यार देखकर दोनों ने रोहित को गले लगा लिया। पापा अब आप दोनों आराम से यहाँ रहिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही बाहर आया, नेहा रोहित का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गवार बुढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? नेहा जुबान संभाल कर बोलो, वो मेरे मम्मी पापा हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहित ने अपनी मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। रोहित के मम्मी पापा रोहित के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती। एक दिन रोहित को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। रोहित ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
रोहित बेटा तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ, कमला जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। और रोहित मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटी के जाते ही नेहा हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती। यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितने महंगाई है। इनके आते ही घर में कितने खर्च बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बना कर रखा है। अरे मेरे मायके में तो इन दिनों को कोई नौकर भी ना रखे, गवार कहीं के, ना पहनने की तमीज है ना खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते। बहू ने घर के नौकर को बेटे के जाते ही उसकी छुट्टी कर दी और उसकी जगह मिश्रा जी को काम पर लगा दिया। नेहा दंदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गए मेहमानबाजी, अब चलिए पापा जी थोड़ा हाथ पैर भी चला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो गए तो आपको ही तकलीफ होगी। नेहा तमक कर बोली, मम्मी जी आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटाए। बेटा तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर कमला से ये सब नहीं होगा। हाँ आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने को ही पड़े हैं, बस काम को कह दो तो बहाने बनाने लगते हैं। नेहा मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए बोली, ये पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना। मिश्रा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्हें रसोई में रख दी। बेटा मैंने सब्जी रसोई में धोकर रख दी है, सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में हाथ पैर सुन हो गए। 2 कप चाय बना दो बेटा, मैं आपकी नौकरानी नहीं है जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है, यहाँ रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा, जाए खुद बना लीजिए, बहू ने एकदम से तमक कर कहा और अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। मिश्रा जी ने 2 कप चाय बनाए और खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। ये देखकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। अरे कमला तुम चाय पियो और सब भूल जाओ, हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कमला जी ने अपने आंसू पूछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया, तो मिश्रा जी ने खुद ही खाना बनाया और कमला जी को भी खिलाया। कमला जी से अब काम नहीं होता था क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कमरे में से बाहर आई तो अकड़ कर बोली, यह क्या है, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है, पूरी रसोई फैला रखी है, गवार कहीं के, मुझे पूरी रसोई साफ चाहिए। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। मिश्रा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद कर दूंगा, रसोई और बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कह बहू वहां से चली गई। बेचारे मिश्रा जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ किए। कुछ खाना दोपहर का ही बच गया था तो शाम को वही खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हाल चाल पूछने के लिए रोज सुबह शाम फोन करता, मगर मिश्रा जी और कमला जी अपने बेटे से बहू की कुछ भी शिकायत नहीं करते। अगली सुबह बहू 200 सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना। मिश्रा जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने मिश्रा जी का थैला पकड़ा दिया। अच्छा भाई एक काम करो, एक कागज पर हिसाब लिख देना। अच्छा बाबूजी कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज के एक टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिया। मिश्रा जी सोचने लगे, चलो अच्छा है सारी सब्जी का दाम और वजन पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई शक भी नहीं होगा। बेचारे बाबूजी की इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत खराब हो गई। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी तो वहां रुककर उन्होंने 10 रुपए की चाय पी ली। थोड़ी देर पास जल रही आग पर अपने हाथ पैर सेके और बेचारे फिर चल दिए। सब्जी का थैला लेकर ठंड इतनी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कटे जा रहे हो। जैसे तैसे बेचारे बाबूजी घर पहुंचे, रसोई में सब्जी धोकर रख दी। बहू सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सोकर ही नहीं उठी, शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज आई, मुझे पता था चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही बसी होती है। बाबूजी सब्जी में से 10 रुपए बचे थे, वो कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज उससे बिना इजाजत नहीं लेनी चाहिए। कहाँ है बाकी के पैसे? बाबूजी संकोचते हुए बोले, बहुत ठंड लग रही थी, रास्ते में तो मैंने 10 रुपए की चाय पी ली, यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई, पर बेटे की खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी रोज ही अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब खुद बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उससे मिलने घर आई तब बाबूजी कमला जी के लिए दलिया बना रहे थे।
अरे रीटा, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाते। नेहा ने हाथ बढ़ाते हुए अपनी सहेली से कहा। क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, वहां चलकर बात करते हैं। नेहा रीटा को हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि बाबूजी पर उसकी नजर ना पड़े। दोनों आपस में बातें ही कर रही थी कि बाबूजी वहां पहुंच गए। बहू, मुझे घी नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से। नेहा बाबूजी पर चिल्लाते ही बोली। रीटा ने नेहा से पूछा, कौन है यह इतने बुजुर्ग, और पहले तो कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, नया नौकर है यार, अभी नया नया लगा है ना, तो इसे कुछ पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गई। पीछे से बहू ने आवाज दी, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफी लेकर आओ जल्दी। बाबूजी ने अपने आंसू पूछे और कॉफी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और चुपचाप वहां से वापस आए और अपनी पत्नी के लिए बिना घी का दलिया लेकर चले गए। क्या हुआ जी? बहू किस पर चिल्ला रही थी। अरे कुछ नहीं, तुम दलिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहुत चिल्लाते हुए आई। अगर कॉफी बनानी नहीं आती तो बता नहीं सकते थे, मुंह का सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? कमला जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। आप चुप रहिए, काम की नाक, आज की दुश्मन अनाज की। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को तो आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना क्या, बहू अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर कमला जी रोने लगी। अरे कमला, तुम बात बात पर रोया मत करो। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुरा है? तुम ही तो कहती हो कि आदमी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए वरना उसका शरीर जाम हो जाता है और ऊपर से 100 बीमारियां और लग जाती हैं। बाबूजी ने कमला जी के आंसू पूछे और उन्हें कंबल उड़ाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर में, मम्मी पापा कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में रोहित दौड़कर गया, माँ के पैर छूते हुए बोला। अरे माँ, कैसी हो और आपकी तबीयत कैसी है? बेटी को सामने देख कमला जी की आंखें भर आई। माँ देखो तो, मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नया शाल, नई जर्सी। और बाबूजी कहाँ है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, वह कहीं दिख नहीं रहे। कमला जी ने रोते रोते अपने बेटे से सब बता दिया। ये सुन रोहित के पैरों तले जमी खिसक गई। रसोई में जाकर देखा तो बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। ये देख रोहित की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, तुम कब आए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में नेहा भी वहां घर पहुंच गई थी और रोहित को देखकर उसके होश उड़ गए। अरे रोहित, तुमने तो बोला था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? नेहा जैसे ही रोहित के पास आने लगी, रोहित ने एक जोरदार तमाचा नेहा के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? ये घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई थी। रोहित ने नेहा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं समझी तुम। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। रोहित ने नेहा के ऊपर गुस्सा कर कहा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। नेहा रोते हुए रोहित के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। रोहित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जन्मदाता माता पिता का अपमान समझा तुम्हारे लिए उनको अकेला छोड़ दूं। मैंने सोचा था कभी ना कभी तो तुम मेरे मम्मी पापा को समझोगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम जैसी औरतें ही हंसते खेलते परिवार को भी खेल कर रख देते हैं। देखो मेरी मम्मी पापा को अभी भी वह तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, और तुमने मेरे मम्मी पापा की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। अरे शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर रोहित अपनी मम्मी पापा के पैरों में बैठ माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। नेहा भी कमला जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कमला जी बोली, बेटा माफ कर दे अब बहू को। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन रोहित ने उनकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया।
बाबूजी ने रोहित को रोकना चाहा, लेकिन नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज नेहा को माफ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है उनको सबक कैसे मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।